हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोबड़िया जी पर। आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे व्यक्तित्व आ गए हैं जिन्हें बोबड़िया ब्रदर्स का कैलेंडर कहा जाता है। उन्हें हमारे भाइयों की हर ट्रिप और सभी के बर्थडे मुखाग्र याद रहते हैं। और इनके पास एक और खूबी है, जैसे क्या होता है कि चीन में बर्तन गिरने की आवाज़ पर नाम रखे जाते हैं ना, वैसे ही हमारे भाई के पास एक ऐसी खूबी है कि जैसे कोई बर्तन गिरता है या बाइक की आवाज़ आती है या पानी बहने की आवाज़ आती है, ऐसी कोई भी आवाज़ हो हमारा भाई उस पर डांस परफॉर्म कर सकता है। ये उनकी एक स्पेशल खूबी है। तो आइए स्वागत करते हैं बोबड़िया ब्रदर्स ग्रुप के वन एंड ओनली सरकारी आदमी शिवम पन्नालाल जी पाटिल, सब इंजीनियर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका हमें बुलाने के लिए। हाँ। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आपका कीमती समय निकालकर हमारे पॉडकास्ट में आने की कृपा करी। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कैसा लगा आपको हमारा सेटअप, बताइए हमारे दर्शकों को थोड़ा। आपका सेटअप तो एकदम फुल ऑन जुगाड़ू है। जैसे कि एक बैचलर लाइफ में जुगाड़ बहुत सारे किए जाते हैं, अच्छा। वैसे ही जुगाड़ किए गए। जैसे कि आप देख रहे हैं माइक स्टैंड को देखिए, एकदम बॉटल को बना लिया है स्टैंड। स्नैक्स एकदम हेल्दी स्नैक रखे गए हैं, पूरे हेल्थ का पूरा ध्यान रखा गया है एकदम। तो क्या है, थोड़ा बैचलर लाइफ में अभी मंथ एंड चल रहा ना, तो पेमेंट का थोड़ा सा कटौती है। ठीक है, कोई बात नहीं, हेल्दी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मिला वो हमने आपके लिए सबसे अच्छी। इससे पहले हमारे चैनल पर एक एलएन के सर आए थे, उनके लिए तो हमने कुछ भी नहीं व्यवस्था करी थी। आपके लिए थोड़ा हमने तो बजट बढ़ा लिया है, बजट थोड़ा हमारा बढ़ गया है। ठीक है, जैसे व्यवस्था में आप पीछे देख रहे हैं पर्दा जिसको अपना बेडशीट को लगाया गया है, और हमारे जो कैमरा रखा है उसके जस्ट पीछे कपड़ों का पूरा एक भंडार रखा हुआ है जो टंगे हुए हैं। जैसे नेकी की दीवार जैसे वहाँ पे कपड़े रहते हैं वैसे ही यहाँ पे टंगे हुए हैं। वो तो कपड़े इस साइड टंगे हुए थे, जो जिस पे पर्दा टंगा हुआ है ना, कपड़े इस साइड थे, तो आपके लिए हमने उनको उधर शिफ्ट करके ये थोड़ा सा रूम बनाया, आपके लिए व्यवस्थित किया। चलो स्वागत है आपका, सवाल जवाब का कारवार शुरू करते हैं। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपका सफ़र इंदौर में कब शुरू हुआ? मेरा सफ़र इंदौर में 2011 से शुरू हुआ था। अच्छा। 2011 में 10th पास करने के बाद मैं IIT की कोचिंग के लिए अच्छा, 10th के बाद ही आ गए थे? हाँ, 10th के बाद ही आ गया था मैं। स्टेट फोर्ड एकेडमी हुआ करती थी यहाँ पे IIT की कोचिंग के लिए। अच्छा। वहाँ पे तैयारी के लिए आए थे। किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे? IIT के लिए। IIT तो एलियन वगैरह उस टाइम इंदौर में नहीं, नहीं उस था? टाइम पे इंदौर में नहीं था वो। अच्छा, बाद में आया। बाद में आया था। उसके बाद अगर अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अपना सरकारी नौकरी का सफ़र घर से ही चालू कर लिया था, सोच के आए थे कि मुझे सरकारी नौकरी करना है, या इंदौर में आकर आपको ऐसा फील हुआ कि सरकारी नौकरी करना चाहिए? देखो भाई साहब, सरकारी नौकरी का तो ऐसा है कि जब जिस एज में और जिस फेज में हम थे, अच्छा। 2011 में, तब हमें सरकारी नौकरी के लिए इतना कुछ पता नहीं था कि कैसे होती है, क्या तैयारी होती है, किस चीज़ की तैयारी करना पड़ती है। बस एक IIT और नीट का जब चलता था तो उसी में हम आए थे, उसी भीड़ चाल में आए थे। IIT कर रहे थे। IIT के बाद हमने कॉलेज ली। अच्छा। कॉलेज करते करते फिर 3rd ईयर में गए। मतलब IIT आपका हो गया था कि IIT में नहीं हुआ? IIT में नहीं हुआ, तो हमने लोकल कॉलेज ही हमारी प्रीफर की है हमने। लोकल कॉलेज विंध्या इंस्टीट्यूट से हमने, इंदौर से ही किया? इंदौर से भी किया है हमने। कौन सी इसमें स्ट्रीम क्या होता है इनमें, इंजीनियरिंग में? स्ट्रीम तो बहुत सारी होती है, सिविल, मैकेनिकल, CS, EX। आपने किससे किया? मैंने सिविल से किया है। अच्छा। मैंने सिविल में एडमिशन लिया था। उसके बाद जब सिविल में एडमिशन लिया तो 1-2 साल तो हमने मौज मस्ती फुल करी है। अच्छा, वो बैचलर लाइफ पूरी एंजॉय की है। उसके बाद जब हम 3rd ईयर में गए तो हमें थोड़ा सा फील हुआ कि नहीं, अब कुछ तैयारी करना चाहिए आगे के लिए। अच्छा। तो हमने गेट के लिए तैयारी की थी। अच्छा, गेट मतलब एमटेक के लिए? एमटेक के लिए गेट, बैचलर के बाद, बीटेक के बाद एमटेक के लिए गेट की तैयारी की थी। उसके उसके बाद इंजीनियरिंग सर्कल से हमने कोचिंग की थी गेट के लिए। तो हो गया था गेट क्लियर? गेट क्लियर उस टाइम पे तो नहीं हुआ था। अच्छा। लेकिन बाद में फिर हमें पता चला कि भाई सरकारी जॉब्स भी अपने इसमें होती है। अच्छा। तो व्यापम के द्वारा ली जाती है सरकारी एग्जाम है। अच्छा। तो उसकी तैयारी कर रहे थे। अच्छा। उस दौरान गेट क्लियर किया। अच्छा, तैयारी के साथ साथ ही आपने फिर गेट भी क्लियर कर लिया और एमटेक में एडमिशन आपने लिया? अभी कंप्लीट है आपकी एमटेक? एमटेक कंप्लीट है हमारी। अच्छा, कोरोना टाइम पे हो गई थी। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी की तैयारी में मतलब स्टूडेंट को कितना धैर्य रखना चाहिए, और नौकरी की तैयारी करते करते ऐसा कब लगने लग जाता है कि अब सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़कर प्राइवेट की ओर मुख करना चाहिए? सरकारी नौकरी के लिए धैर्य तो बहुत रखना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट जो एग्जाम है, वैकेंसी निकालती है, उसमें थोड़ा टाइम हो जाता है, और फिर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। आप इंदौर देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पे, जहाँ देखो वहाँ स्टूडेंट ही स्टूडेंट है। हाँ, वो भोलाराम में आजकल तो पैर रखने की नहीं जगह है, बहुत भीड़ हो चुकी है। जब हम आए थे तब भोलाराम पे कुछ भी नहीं था। अच्छा। वहीं कचरा पड़ा रहता था, सब पूरा एकदम सुनसान खाली गलियाँ थी। लेकिन आज ऐसा है कि हर गली भरी हुई है, कोने कोने में आजकल तो रूम बन गए थे। तो वहीं से हमारा सफ़र शुरू हुआ था। अच्छा। हाँ, तो धैर्य तो बहुत रखना पड़ता है, बहुत टाइम भी लगता है आपको। बीच बीच में थोड़ा ऐसा भी लगेगा कि जॉब तैयारी छोड़ दी जाए। अच्छा, आप ये हार मान चुके थे एक टाइम पर? हाँ, एक टाइम पे हार मान चुके थे। अच्छा। और थोड़ा स्ट्रीम सरकारी नौकरी से हट के प्राइवेट में जाने का भी सोच लिया था। किस फील्ड में? सॉफ्टवेयर के फील्ड में। सॉफ्टवेयर इसमें मेन एक कोरोना का भी रहा। अच्छा। कि उस टाइम पे एग्जाम में लेट हो गई है, फिर टाइम भी होते गया था तैयारी करते करते। अच्छा, आपकी तैयारी का जब पीक होगा कोविड आ गया? कोविड आ गया था, पढ़ाई छूट गई होगी? पढ़ाई छूट गई कोविड में। पूरा 8 महीने हमने कोई काम नहीं करा, मस्त घर रहे।
तो उसमें पढ़ाई से थोड़ा दूरी बन गई थी। अच्छा। तो उस कारण थोड़ा सा फिर सोचा था कि कुछ अपने ही फील्ड में कुछ प्राइवेट काम कर लिया जाए। अच्छा। लेकिन कोरोना के कारण वो सभी भी बंद थे। कोरोना खत्म होने के बाद भी इतना स्कोप नहीं आ रहा था उस चीज़ का। फिर हमने सोचा कि सॉफ्टवेयर लाइन में ही सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा बूस्ट आया था उस टाइम, तो हमने सोचा कि सॉफ्टवेयर में ही कुछ अपना करियर के लिए तलाश की जाए। इंदौर में ही कि और कहीं जाने का सोचा था? नहीं, सोचा तो हमने हैदराबाद का था। अच्छा। लेकिन कोरोना आने के कारण घर वाले मना कर गए, बोले कि यहीं से इंदौर से ही कुछ कर लिया जाए या फिर घर पे कुछ किया जाए। तो हमने ऑनलाइन कोचिंग ले ली थी सॉफ्टवेयर के लिए। वो कंप्लीट करी पूरी? नहीं, वो 2 महीने ही कर पाए। उसके बाद हमारी सब इंजीनियर की वैकेंसी आ गई थी। नोटिफिकेशन आ गया था, जिसकी पोस्ट तो अच्छी थी उस टाइम पे, क्योंकि 4-5 साल बाद आई थी। अच्छा। तो पोस्ट अच्छी थी उसमें, लगभग सभी स्ट्रीम की मिला के 2000 के आसपास पोस्ट थी। अच्छा। तो अच्छी पोस्ट थी। फिर हम उसकी तैयारी में लगे, तो 2 महीने हमने पहले CS के लिए कोचिंग की ऑनलाइन, और नोटिफिकेशन आ गया तो हमने सोचा कि एक एग्जाम 2 महीने बाद ही थी, अप्रैल के लिए डेट दी हुई थी। तो हमने सोचा दोनों साथ में कर लेंगे, नहीं उधर नहीं हुआ तो फिर अपना CS का वापस चालू करेंगे। लेकिन उधर जब तैयारी करने भिड़े तो एग्जाम में भी आगे बढ़ती गई। कम से कम 4 बार एग्जाम हमारी आगे बढ़ी, सब इंजीनियर वाली। जो अप्रैल में थी वो लास्ट में नवंबर में एग्जाम फाइनल हुई। कौन सी ईयर? 2022 की बात कर। कोविड के जस्ट बाद एग्जाम का कोविड के जस्ट बाद में ही हुई है। तो उसमें टाइम लगा, तो फिर इधर हम उसमें तैयारी में आगे जुड़ते गए। तो इधर CS तो पूरा साफ हो गया हमारा। उधर कुछ नहीं, छोड़ दिया उधर पूरा हमने। फिर उधर हमारी चलते रही, तो लास्ट में नवंबर में हमें एग्जाम देने का मौका मिला। अच्छा। उसका सेंटर भी हमें बहुत दूर मिला, सागर गए थे हम। अच्छा, एग्जाम देने? हाँ, सेंटर इंदौर डाला था, लेकिन मिला सागर था, वहाँ एग्जाम देने गए थे। अरे बाप रे, अच्छा हुआ भाई, सागर से आपकी किस्मत पलट गई। वहीं से हमारी किस्मत पलटी और आज हम सब इंजीनियर बन गए हैं। अच्छा, चलो बहुत बहुत बधाई है। अगला मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जब आपको सफलता मिली, जब आपका रिजल्ट आया, आपको फाइनली पता चल गया कि सब इंजीनियर में हो गया, तो आपको कैसा फील हुआ? जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन हम लाइब्रेरी आए हुए थे सनावत। अच्छा। सनावत मतलब इंदौर छोड़ दिया था? इंदौर छोड़ दिया था हमने। अच्छा। एग्जाम देने के बाद इंदौर छोड़ दिया था कि अब जो होगा देखेंगे। अच्छा। अब या तो फिर आप घर से ही कुछ ना कुछ दूसरा काम देखेंगे। अच्छा, मतलब पूरा खत्म ही हो गया? पूरा खत्म हो गया था कि यार अब 4 साल 5 साल हो गए तैयारी करते, तब कुछ ना कुछ और दूसरा ऑप्शन सोचना ही था। तो उस दिन भाइयों के साथ मैं वापस घर गया शाम को। अच्छा। फिर एक दोस्त का मोबाइल आया और उसने कहा कि भाई रिजल्ट आया है, अपना देख ले। तो पता है रिजल्ट आता है तो साइड कैसी हो जाती है पता ही है, लेकिन अंदर हार्ट बीट तो बढ़ जाती है, अंदर ही अंदर आपको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें जब तक रिजल्ट नहीं देखते आप। फिर रिजल्ट ओपन हुआ तो बहुत अच्छा लगा कि यार हमारी मेहनत काम में आई, जो 4-5 साल हमने मेहनत करी है वो काम में आई। और मुझसे ज़्यादा खुशी मेरे भाई और परिवार को हुई। अच्छा। कि यार चलो इनका हुआ है। बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे और सभी को एक आस रहती है कि यार बन जाए लड़का कुछ। सही है। तो सभी का बहुत सहयोग रहा उसमें। चलो बढ़िया है। अगला मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे ही आपकी सरकारी नौकरी लगी, गांव समाज सब में बात तो फैल जाती है कि भाई लड़का सरकारी बन गया है, तो समाज का कुछ व्यवहार बदला? जब आप बेरोजगार थे तब समाज आपके साथ कैसा था? आपकी जब सरकारी नौकरी लग गई तो आपको मतलब समाज से क्या ज़्यादा प्यार मिलने लग गया, इज्जत मिलने लग गई? थोड़ा समाज के बारे में बताइए। देखो भाई, सरकारी नौकरी का तो है। अच्छा। रोरा तो है। अच्छा। एक अलग ही दबदबा है। जब आप 4-5 साल तक अगर कुछ तैयारी कर रहे हो और आप कुछ नहीं करते हो तो समाज का एक नजरिया बदल जाता है आपके प्रति कि यार फालतू पैसे वेस्ट कर रहा है, कुछ ताने के रूप में वो तो मिलते ही मिलते हैं। लेकिन जब आप बन जाते हो तो वही ताने आपको एकदम जब बनने के बाद एकदम उलट हो जाते हैं, एकदम जैसे बोलते हैं ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया, बस वैसे ही काम होता है। जो आपके लिए ताने मारते थे वही फिर आपकी प्रशंसा करते हैं, हमें तो पता था कि होगा ही, या तो बहुत अच्छा हुआ, चलो बधाइयाँ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी उनका भी रहता है। दर्शकों को मैं बोलना चाहूंगा, देख लीजिए जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं भाई, रिजल्ट के बाद सबका रवैया बदल जाता है। और यही ताने आपको आगे बढ़ने में भी मदद करते हैं कि यार इनको तो मैं अब बताऊंगा कि नहीं यार मैं करके दिखाऊंगा। उसको पॉजिटिव तरीके से ले, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो। जो भी तैयारी कर रहा है जी जान के करे, और सिलेक्शन लेना ही है, लगे रहे, मिलेगा आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगा जरूर, अगर मेहनत करते रहे तो मिलेगा। चलो आपके सरकारी नौकरी के सफ़र को अभी यहाँ समाप्त करते हैं। अब मैं कुछ आपसे थोड़े से अलग से सवाल लेना चाहूँगा। आपने इंदौर में बहुत समय व्यक्त किया है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि स्वच्छता में हर बार नंबर 1 आने वाला इंदौर, आप इंदौर के बारे में क्या सोचते हैं और इंदौर की लाइफ को आप मिस करते हैं क्या ज्वाइनिंग के बाद? हाँ, इंदौर को मिस बहुत करते हैं। यहाँ की लाइफ जो हमने जी है, एक बैचलर लाइफ हमने एक बहुत मतलब लगभग 10 साल गुजारे हैं इंदौर में, और जो एक पीक वे रहता है जिसमें स्टूडेंट लाइफ का पूरा वो हमने यहाँ पूरा जिया है। अच्छा, मजे भी करें यहाँ पे, बहुत मजे करे हैं भाइयों के साथ। जब हम रूम से रहे तो कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग में भी हमने बहुत मजे करे हैं। कोचिंग में अच्छी रही हमारी कॉलेज, और फिर रूम पे भी रहे। इंदौर को मिस तो करते हैं, जो यहाँ के चाट चौपाटी है, फिर घूमना फिरना, यहाँ पे जो लोकेशन है अच्छी लोकेशन है घूमने फिरने के लिए, यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है अच्छा है। और स्वच्छता के बारे में क्या आपका विचार है इंदौर में, मतलब किस टाइप से होती है स्वच्छता की? जो बदलाव आया है वो
अविश्वसनीय है यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि जब मैंने जैसे कहा था कि हम उस दौर में आए थे जब यहाँ पे कचरा इधर उधर पड़ा रहता था, एकदम सुनसान गले, लेकिन आज इतनी पॉपुलेशन बढ़ने के बाद भी इतनी स्वच्छता, एक जहाँ भी जाओगे आपको स्वच्छ मिलेगा, स्वच्छ सभी जगह मिलेगी। अच्छा। जैसे पहले हर कोई कुछ भी खा के बाहर फेंक देता था, रोड पे फेंक देता था, लेकिन आज एक इंदौरियों ने एक आदत सुधारी है अपनी, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है सभी के लिए। हर दुकान के बाहर एक डस्टबिन रहता है। आज कहीं पे भी अगर कोई खाता है तो सबसे पहले डस्टबिन ढूंढता है वो, कि यार उसी में रखा जाए। वो नहीं रहता है तो बहुत सारे एक अच्छी आदत बना चुके हैं कि अगर डस्टबिन नहीं मिलता है तो अपनी जेब में रख के घर ले जाते हैं और वहाँ पे करते हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम है स्वच्छता की ओर। चॉकलेट वगैरह खाई अगर रेपर जो भी रहेगा तो उसको फेंकने की अगर व्यवस्था नहीं रही तो वो जेब में रख के अपने घर ले जाते हैं, अपने बैग में रख लेते हैं, जो कि एक अच्छा कदम है स्वच्छता की ओर। स्वच्छता में इंदौरियों ने भी बहुत योगदान दिया है। स्वच्छता में मेन योगदान इंदौरियों का भी है, क्योंकि बिना पब्लिक के आप कुछ नहीं कर सकते। उनकी आदत बदलना एक बहुत अच्छा इनोवेटिव रहा है आपके लिए। अच्छा जी, स्वच्छता के लिए वो एक अच्छा योगदान रहा उनका। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई इंजीनियरिंग स्ट्रीम का बच्चा इंदौर आता है तो उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, और जो आपने सब इंजीनियरिंग की तैयारी करी उसकी प्रोसेस आप थोड़ा शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बताइए। जो भी इंजीनियर बनना चाहता है, सरकारी इंजीनियर बनना चाहता है, वो एक व्यापम होती है अपनी मध्य प्रदेश के लिए, वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है सब इंजीनियर की। उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा सब इंजीनियर का। वो लगभग 2-3 साल में एक बार निकलती है। अच्छा। जैसे गवर्नमेंट का रहता है वैसे निकलती है। उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगी, जो अपनी मेन स्ट्रीम है उसी स्ट्रीम में। और सबसे ज़्यादा इसमें सिविल की ही वैकेंसी आती है। अच्छा। बाकी स्ट्रीम की कम आती है गवर्नमेंट के लिए, तो सिविल में ज़्यादा स्कोप है गवर्नमेंट का। अच्छा। तो अगर गवर्नमेंट जाना है तो आप सिविल से इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग आप ले सकते हो स्ट्रीम में। और उसकी तैयारी के लिए सबसे पहले तो आपको कोचिंग एक संस्थान या तो कुछ भी आपका उसका बेसिक नॉलेज लेना पड़ेगा। अच्छा। और इसमें एक प्रकार से जरूरी भी बच्चों के लिए जरूरी भी, अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर कॉलेज टाइम पे अगर क्लियर है तो आप थोड़ा यूट्यूब, आजकल तो इतना कंटेंट है यूट्यूब पे, आप वहाँ से भी कर सकते हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं कोचिंग का, वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। जितने आप एमसीक्यू प्रैक्टिस लगाओगे उतना टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना आप उसको रिपीट करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं एग्जाम में, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा। तो ये गवर्नमेंट एग्जाम में मतलब मेहनत का ही असर है कि थोड़ी सी किस्मत भी बच्चे के पास होनी चाहिए? देखो, किस्मत भी होनी चाहिए, थोड़ी सी होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत तो वो सभी करते हैं। अच्छा। लेकिन उसके साथ थोड़ी सी किस्मत भी साथ देती है। अच्छा। मेहनत तो बहुत सारे जन करते हैं सभी एग्जामों के लिए, लेकिन कभी कभी किस्मत मात दे जाती है उनको। चलो आप बताइए कि आपकी जो सरकारी नौकरी की सफलता है इसमें माता पिता का आपका कैसा क्या योगदान रहा? सपोर्टिव थे कि क्या थे आपके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कभी मतलब 4-5 साल तैयारी की, लेकिन उनकी तरफ से कभी ऐसा कुछ नहीं आया कि यार इतने साल हो गए अभी तक नौकरी नहीं लगी है कुछ भी। जब भी हुआ, जब मैंने बीटेक कंप्लीट किया था तो मेरे एक सीनियर ने मेरे को जॉब ऑफर की थी कि यहाँ पे आ जाओ, तुमको रहने करने का रहेगा और जॉब भी रहेगी, लेकिन घर से मना कर दिया, बोले नहीं अपने को तैयारी करनी है। अच्छा। तो सपोर्ट बहुत रहा। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा कि यार अब ज़्यादा टाइम हो गया है या पैसे का कुछ, हमेशा जितना सपोर्ट जो मंगा वो दिया उन्होंने। अच्छा सपोर्ट रहा उनका, और उन्हीं की बदौलत आज यहाँ पे है। एक आखिरी सवाल पूछ के अपन सवाल का सिलसिला यहीं समाप्त करेंगे। माता पिता के अलावा आपकी सफलता में किसी और व्यक्तित्व का योगदान रहा हो जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो? माता पिता के साथ में पूरे परिवार, भाई स्पेशली भाइयों का भी बहुत रहा, क्योंकि वो स्टार्टिंग से साथ में रहे, हम भाई लोग सभी साथ में रहे, तो उनका भी योगदान रहा। और साथ में जो मेरे दोस्त थे 2-3, उनका भी योगदान रहा। वो भी अभी आज सब इंजीनियर बन चुके हैं। हम साथ में हमने वो जो कारवा शुरू किया उसमें सभी आज हम सब इंजीनियर हैं, तो उनका भी सहयोग रहा। और मेरी वाइफ का भी सहयोग रहा। अच्छा जी, उन्होंने भी इनकरेज किया कि नहीं पढ़िए अपने को गवर्नमेंट जॉब लेना है। अच्छा। सभी का रहा, परिवार का भी, जैसे माता पिता ने भी कहा नहीं अपने को तैयारी ही करना है, जो भी है अपने को इसी में रहना है। चलो दोस्तों, सवाल जवाब का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अब हम एक गेम खेलेंगे, तो कैमरामैन भैया हमारे सत्यम जी पटेल से निवेदन है कि थोड़ा गेम की सामग्री टेबल पर रख दीजिए। हाँ, रख दीजिए सामने। दोस्तों, गेम का ऐसा रूल है कि एक सत्यम जी किसमें बड़े भाइयों के नाम है? ये बाहर वाले बड़े भाइयों। दोस्तों, ये 2 बॉक्स तो समझ लीजिए हमारे पास। एक चिट्ठी में बड़े भाइयों के नाम है हमारे बोबड़ा ब्रदर्स के, एक में छोटे भाइयों के नाम। तो टास्क ये है कि अब इंजीनियर साहब को बड़े भाइयों से 2 चिट्ठी उठानी है, और जिन भाइयों के नाम आएंगे उनके बारे में 2-2 अच्छी बातें बतानी है आपको। और जो छोटा बॉक्स है छोटे भाइयों के लिए, इसमें से 2 चिट्ठी उठानी है, और जो भी नाम आएगा वो हम अभी अगले टास्क में देखते हैं क्या करना है उसके साथ। पहले हम बड़े भाइयों वाला टास्क कंप्लीट करते हैं। तो भैया आप उठाइए 2 चिट्ठियाँ, जिस भाइयों के नाम आएंगे उनके बारे में आपको 2 अच्छी बातें करनी है। दर्शकों, आपको बता दूं कि बड़े भाइयों की लिस्ट में हमारे पास 5 भाइयों के नाम हैं। एक शुभम जी पाटिल, एक हमारे काका जी गंगाधर जी पाटिल, और फिर गिरिराज जी पाटिल, नारायण जी पाटिल, चमन काका रहेंगे। तो ये 5 भाइयों के नाम है। आप देखते हैं कौन सी चिट्ठी। ओहो दोस्तों, ये हमारे सबसे ग्रुप के बड़े भैया और होनहार भैया शुभम भैया का नाम आया है। इनके बारे में हम 2 बातें भैया से सुनते हैं, बताइए। ये हमारे ग्रुप के सबसे बड़े भाई हैं, जिनको बड़े भैया नाम से भी संबोधित किया जाता है। अच्छा। ये बड़े ही शांत स्वभाव के हैं। अच्छा। और इनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। ये इनके पास, जैसे ये साइड में बहुत सारी किताबें रखी है, ऐसे ये तो इनके पढ़ने की है, लेकिन उनके पास ऐसे ही पूरी एक अलमारी भरी पड़ी है, लाइब्रेरी बना के रखी उन्होंने।
शांत स्वभाव के हैं और जितनी भी मदद बड़े जैसे छोटों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपके जीवन में कुछ थोड़ी सी समस्या है तो आप इनसे चर्चा करके उनका निराकरण कर सकते हैं। हमेशा सपोर्टिव रहते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे बड़े भैया शुभम जी पाटिल एक मेडिकल चलाते हैं। तो हमारे परिवार में हम भाइयों को या इंदौर में कभी भी कुछ दिक्कत होती है या सर्दी खांसी कुछ तबीयत खराब होती है तो हमारा पहला फोन भैया को ही जाता है। वो फ़ोन पे हमको ट्रीटमेंट दे देते हैं और हम मेडिकल से वो दवाई ले आते हैं। ये हमारे भाइयों के डॉक्टर हैं। कुछ भी होता है सबसे पहले फ़ोन इनको ही जाता है अगर हेल्थ इशू में कुछ रहता है तो। ठीक है, अगला चिट्ठी उठाइए। अगली चिट्ठी के लिए दोस्तों अगला नाम भी उनके ही छोटे भाई गिरिराज का निकला है जो एक पैथोलॉजी लैब चलाते हैं। तो उनके बारे में हम 2 बातें जानते हैं इनसे। भैया इनको है सॉफ्टवेयर का कीड़ा। अच्छा। ये हमारे तरफ से देखा जाए तो ये गलत लाइन में गए हैं क्योंकि जब सॉफ्टवेयर में इनकी बहुत रुचि है। हर मोबाइल जब भी हम पहले लाते थे तो उसको पूरा चलाना, उसमें क्या क्या देखना है, कितने फीचर्स है, क्या है, वो यही भैया देखते थे। और आज भी बहुत सारी एडिटिंग, अगर पोस्टकार्ड के अगर ये बनाने हो, ये जो पोस्टकार्ड दोस्तों शूट कर रहे हैं ना, इसका जो थंबनेल होगा ना, ये शाम को ये गिरिराज भैया द्वारा ही किया जाएगा, डिजाइन करके देंगे। तो आप वो देख लेना थंबनेल कैसा बनाते हैं। ये सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छे हैं। अगर इनको लाइन, अगर मेडिकल लाइन नहीं होती तो सॉफ्टवेयर में बहुत आगे जाते हैं। एडिटिंग का भी बहुत कीड़ा है। हमारे सब भाइयों के जो भी होली व्लॉग्स वगैरह सब एडिट यही करते हैं। अभी वो भिड़े हुए हम अभी पुष्कर जी ट्रिप पर गए थे तो उसी के लिए वो एक क्या हमारा ब्लॉग तैयार हो रहा है। और दूसरी चीज़, ये हमेशा छोटों के लिए सपोर्टिव रहते हैं। और जहाँ भी इनके साथ थोड़ी ट्रेजरी हमेशा रहती है कि जहाँ भी हम घूमने जाते हैं चालान यही फड़वाते हैं। इनको मोबाइल का कीड़ा है दोस्तों। तो ये कहीं भी घूमने जाते हैं तो शूट के चक्कर में पुलिस के द्वारा इनका फोन जब्त होता ही होता है। वहाँ पे लिखा है कि आपको कैमरा नहीं चलाना है, लेकिन भैया वहीं पे कैमरा चलाएंगे। वो हमारे भैया को थोड़ी हिंदी नहीं आती, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए, यूक्रेन से किया हुआ है इन्होंने। हाँ, यूक्रेन से करा हुआ है। तो इसीलिए थोड़ा सा वो रखा जाते हैं। ठीक है, ये बड़े भाइयों का हमारा टास्क कंप्लीट हुआ। अब छोटे भाइयों के टास्क में ऐसा है दोस्तों कि ये छोटे भाइयों के नाम है, इनके सबके नाम लिखे हुए हैं। इसमें से भैया 2 चिट्ठी निकालेंगे। जो पहली चिट्ठी आएगी तो इनको भैया लाइव आपके सामने उस भाई को फ़ोन लगाएंगे और बोलेंगे पहले वाले को कि आई लव यू छोटे, अपना ध्यान रखना। तो अपन रिकॉर्ड करेंगे कि उधर से रिप्लाई क्या आता है। और जब दूसरी चिट्ठी उठाएंगे उसको इनको इतना बोलना है कि छोटे तेरे से मिलने का मन कर रहा है, तू कहाँ है। ये 2 अपन यहाँ लाइव आपके सामने करके दिखाएंगे। आप किस्मत इनकी कि देखना किसके नाम निकलते हैं। रुकिए सत्यम जी भैया, हमारे कैमरामैन भैया का थोड़ा सा मोबाइल अवेलेबल करवा दीजिए। धन्यवाद भैया। ठीक है, आप करिए, टास्क निकालिए। देखिए आप किस्मत, अभी तो पहले टास्क में किस्मत अच्छी थी। आप देखते कौन से भाइयों का नाम निकलता है। दोस्तों पहली चिट्ठी उठ चुकी है। ओहो, ये अब हमारे पहले पॉडकास्टर एलएन इंस्टीट्यूट के टीचर महेश जी पटेल का फ़ोन आया है। इनको अब आपके सामने दोस्तों फ़ोन लगाया जाएगा। ये अभी हमारे भाई कोटा में है, अगर उठा ले तो आपकी किस्मत, नहीं तो ये शाम को भी फ़ोन रिटर्न आएगा। ये दोस्तों आपके सामने क्या बोलना है इनको? इनको बोलना है आपको कि आई लव यू छोटे, अपना ध्यान रखना। दोस्तों घंटी जा रही है। बढ़िया भाई, आई लव यू, अपना ख्याल रखना। सर्दी चल रही है, ठंड चल रही है, तेरे को सर्दी बहुत होती है। हाँ भैया बिल्कुल। और तुम्हारा? बस बढ़िया है हमारे भी। ये क्या बोला आपने, सुना इन्होंने आपके सामने पहली लाइन क्या बोली? सुना ही नहीं दिया यार मेरे को। डबल से बुलवाता हूँ, क्या बोलना चाह रहे बोलिए। भाई आई लव यू, अपना ध्यान रखना। ये तो रिटर्न में बोलिए आप, ये हाउ क्या होता है? अभी कोचिंग में है। अच्छा, जो आप नहीं दे पा रहे। ये कोचिंग में है, फिर भी भाइयों का फोन उठा लिया। ठीक है, रखते हैं। मुझे आवाज भी नहीं सही है कोचिंग में तो थे। ठीक है दोस्तों, ये आप अपन दूसरी चिट्ठी को निकालते हैं। चलो उठाइए दूसरी चिट्ठी। दूसरी चिट्ठी नहीं गलती से लग गई। चल अब तो लगवान बाद में। नहीं कुछ नहीं हुआ है। पॉडकास्ट शूट हो रहा था, पॉडकास्ट में आ जाएगा तेरा। ठीक है चल। अगला लिस्ट आइए, रुक जा। दोस्तों ये नाम सुन के हमारे भाई तो बहुत खुश होंगे। नाम निकला है दिव्यांशु। ये हमारे भाई की अभी शादी है, कुछ 9 फरवरी को कार्यक्रम है। तो अभी हम लगाते हैं दिव्यांशु भाई को फ़ोन। और इनको सिर्फ इतना बोलना है कि छोटे तू कहाँ है, तुझसे मिलना है। इतना सिर्फ बोलना है आपके सामने दोस्तों। ज़्यादा हलचाल नहीं पूछना है, सिर्फ आपको डायरेक्ट बोलना है कि छोटे तू कहाँ है, तुझसे मिलना है। Call is speaking to someone else. Easy है थोड़ा। You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी उसकी वाइफ आ गया। हेलो हेलो। हाँ छोटे कहाँ है? मैं इधर था जरा, तो अपने ट्रिंगल साइड। ट्रिंगल साइड मिलना था तेरे से। मिलना था तेरे से। यहाँ एजेंट साहब के और कौन से? अरे ये तो इंदौर में से। चल आवाज में मिलान धरा जी। हाँ चल ठीक है। वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा आज का पॉडकास्ट हो गया हमारा। ये हमारे देख लीजिए क्या क्या रखा है आपके लिए। थोड़ा सा तो ये खाने लग के मैं भी थोड़ा मदद कर देता हूँ, भूख तो लगा ही है। बाकी टमाटर भी खा गए।
टमाटर खाऊंगा ना। ठीक है, रखा था आपके लिए, खा लो। लड्डू भी है, नहीं वो नहीं, ठंड का लड्डू है दोस्तों। अभी खाना खाना है इसलिए ठंड का लड्डू नहीं खाएंगे हम। ठीक है दोस्तों, कैसा क्या लगा आपको पॉडकास्ट? इसके बाद हमारा अगला पॉडकास्ट आएगा हमारे बड़े भैया शुभम जी पाटिल के साथ। मेडिकल लाइन के बारे में आपके कोई सवाल जवाब हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। धन्यवाद।